नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के अपवाह तंत्र पर। और बात करें राजस्थान के अपवाह तंत्र पर, तो अब तक हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र में एक तो पृथ्वी पर जल के वितरण के बारे में चर्चा कर ली है, एक अपवाह तंत्र में 3-4 परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, और राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र को राजस्थान की अपवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। और लास्ट में हम कह रहे थे कि अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र पर। तो मुख्यतः हम बात करें तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा आंतरिक अपवाह तंत्र प्रणाली, एक है हमारा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और एक है हमारा अरब सागरी अपवाह तंत्र। तो फिलहाल हम जो बात करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र पर। आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो आंतरिक अपवाह तंत्र में मुख्यतः 3 प्रकार की नदियां होती हैं। कौन कौन सी? ऐसी नदियां जो अपना जल किसी अन्य राज्य से या जिनका उद्गम किसी अन्य राज्य से होता हो और किसी दूसरे राज्य में उनका क्या होता हो, विलुप्ति स्थल हो। एक तो इस प्रकार की नदियां होती हैं। दूसरी, मान लीजिए कि कोई नदियां है, जैसे घग्गर नदी है, जिसका उद्गम तो कहाँ से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, और राजस्थान में आके उसका क्या हो रहा है? विलुप्ति स्थल हो रहा है। उसके बाद हम बात करें कि कोई नदी ऐसी हो जिनका उद्गम तो राजस्थान से हो रहा हो, लेकिन विलुप्ति स्थल कहाँ पर हो रहा हो? हमारा किसी दूसरे राज्य में जाकर हो रहा हो। इसी तरह एक नदी ऐसी होती है जो जिनका उद्गम इसी राज्य में होता हो और वो अपना जल उसी राज्य में किसी झील अथवा बांध में डालती हो। तो बात करें आंतरिक अपवाह तंत्र की, तो आंतरिक अपवाह तंत्र में हम लोग कहते हैं 3 प्रकार की नदियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के प्रकार। उसमें पहला प्रकार लिखिए। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लीजिए आंतरिक अपवाह तंत्र कहते किसे? आंतरिक अपवाह तंत्र की परिभाषा शायद मैंने आपको लिखा ही नहीं है, तो लिख लीजिए। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है ऐसी जब नदियां अपना जल, लिख लो, जब नदियां अपना जल किसी सागर या महासागर तक नहीं ले जा पाती हूँ, जब नदियां अपना जल किसी सागर अथवा महासागर तक नहीं ले जा पाती हूँ, तथा वे स्थल भाग पर ही विलुप्त हो जाती हूँ या किसी झील या बांध में अपना जल डालती हूँ, किसी झील या बांध में अपना जल डालती हूँ, तो वे नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं। तो वे नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कहते कैसे हैं? ऐसी नदियां जो अपना जल किसी सागर अथवा महासागर तक नहीं ले जा पाती हूँ, या अपना जल किसी स्थल भाग में ही ले जाकर विलुप्त कर देती हूँ, या किसी झील या बांध में अपना जल ले जाकर डालती हूँ। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? हमारी आंतरिक अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में लगभग 60% भूभाग पर जितनी भी अपवाह तंत्र का भाग है उसका लगभग 60% जो भाग है वो कौन सा है? हमारा आंतरिक अपवाह तंत्र है। तो राजस्थान में जो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है वो लगभग कितना प्रतिशत है? 60%। हालांकि ये मैं तुम्हें पहले लिखा चुका हूँ। बात करें आंतरिक अपवाह तंत्र के प्रकार की नदियों की, तो इसमें मुख्य 3 प्रकार की नदियां होती है ना। नदियों के प्रकार, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के प्रकार।
तो आंतरिक अवातंत्र की नदियों के प्रकार मुख्यतः कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से वो लिख लीजिए। पहला, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ऐसी नदियां जो अपना जल ऐसे लिख लो, ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल किसी अन्य राज्य में हो। ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल किसी अन्य राज्य में हो तथा विलुप्ति स्थल राजस्थान में हो। हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, राजस्थान में हो। तो पहली प्रकार की आंतरिक अवतंत्र की राजस्थान के संदर्भ में कैसी होगी? जिनका उद्गम तो किसी अन्य राज्य में हो लेकिन उनका विलुप्ति स्थल कहां पर हो? राजस्थान में। उदाहरण के रूप में बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में इस तरह की एक नदी आती है हमारी घग्गर नदी। आपको पता होगा घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश से होता है। और इसका विलुप्ति स्थल कहां पर है? इसका विलुप्ति स्थल है तिलवाड़ा या तलवाड़ा झील भटनेर के पास हनुमानगढ़ में है। उसके बाद हम बात करें दूसरी प्रकार की नदियों की, तो दूसरे प्रकार की नदियां जो ऐसी होती हैं जिनका उद्गम स्थल तो राजस्थान में हो लेकिन अपना जल कहां पर ले जाती हूं? किसी दूसरे राज्य में ले जाती हूं। तो लिखो, दूसरे प्रकार की नदियां लिखो, ऐसी नदियां जिनका उद्गम तो राजस्थान में हो, जिनका उद्गम तो राजस्थान में हो लेकिन अपना जल किसी अन्य राज्य में ले जाती हूं, किसी अन्य राज्य में ले जाती हूं, लेकिन अपना जल किसी अन्य राज्य में ले जाती हूं। बात करें राजस्थान के संदर्भ में इस प्रकार की नदी कौन सी है? तो उदाहरण के रूप में आप लिखना चाहो तो लिख लो, कौन सी नदी है? सावी नदी। सावी नदी का उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। जो अपना जल कहां पर ले जाती है? पटौती गुड़गांव हरियाणा के पास अपना जल ले जाती है और वहां जाकर क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है। बात करें तीसरे प्रकार की नदियां, तो ऐसी नदियां जो अपना जल किसी झील अथवा बांध में डालती हूं। तीसरे प्रकार की नदियां कौन सी हैं? ऐसी नदियां जो अपना जल किसी झील अथवा बांध में डालती हूं, झील अथवा बांध में डालती हूं। तो बात करें राजस्थान के संदर्भ में इस प्रकार की नदियों की, तो अधिकांश जो संज्ञा है आंतरिक अवर प्रणाली की नदियों की वो इसी प्रकार की नदियां हैं। जैसे मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, 4 नदियां अपना जल कहां के ले जाती हैं? सामर झील में ले जाती हैं। उसके बाद हम बात करें गोमती नदी अपना जल कहाँ किस झील में डालती है? राजसमंद झील में डालती है। बात करें बांडी नदी अपना जल कहाँ ले जाके डालती है? फॉयसागर झील में। उसके बाद में आना सागर झील में ले जाके अपना जल डालती है। बात करें हमारी सीसारामा और बुझड़ा, 2 नदियां हैं जो आंतरिक अवतंत्र की नदियां हैं, वो अपना जल किस में ले जाके डालती हैं? हमारी उदयपुर जिले की झील है पिछोला झील, उसमें ले जाकर के डालती हैं। तो अधिकांश जो नदियां हैं वो इसी प्रकार की नदियां हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला आदि। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला आदि, ये 4 नदियां अपना जल सांवर झील में डालती हैं आदि। एक एक से सभी के बारे में पढ़ेंगे।
तो एक तो ये परिभाषा हो गई आंतरिक अवतंत्र कहते किसे हैं, और एक बात हो गई आंतरिक अवतंत्र की नदियों के प्रकार की। तो आंतरिक अवतंत्र की नदियों के प्रकार मुख्यतः कितने हैं? 3 हैं। कौन सा? ऐसी नदियां जिनका उद्गम तो किसी एक राज्य में होता हो जबकि अपना जल किसी दूसरे राज्य में ले जाती हो। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इनका उद्गम तो किसी अन्य राज्य से होता हो और राजस्थान में आके इनका विलुप्ति स्थल हो जाता हो। घग्गर नदी इसका उदाहरण है। दूसरी नदी, ऐसी नदियां जिनका उद्गम राजस्थान में हो लेकिन अपना जल किसी अन्य राज्य में ले जाती हो, जैसे साबी नदी। साबी नदी उद्गम तो जयपुर से होता है लेकिन अपना जल कहाँ ले जाती है? हरियाणा में ले जाती है। और ऐसी नदियां जो अपना जल किसी झील अथवा बांध में डालती हैं। तो अधिकांश नदियां इसी प्रकार की नदियां हैं। अब बात कर लेते हैं आंतरिक अवतंत्र की नदियों के बारे में। तो राजस्थान की आंतरिक अवतंत्र की नदियों को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक लगा देता हूँ, उस ट्रिक को आप याद कर लेना। इससे क्या है, आपको राजस्थान की आंतरिक अवतंत्र की जितनी भी नदियां हैं वो याद हो जाएंगी। हालांकि मुख्यतः राजस्थान में कुल 13 जो है आंतरिक अवतंत्र की नदियां हैं। हालांकि हम पढ़ते 13 हैं लेकिन बहते तो बहुत काफी हैं। उन 13 को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख लेना। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी काका गोमती भुआ के साग में, काका गोमती भुआ के साग में, हालांकि यहाँ पास होना चाहिए था लेकिन पास फिट नहीं बैठ रहा, साग में बांडी रूपा रेल खड़ी है। बांडी रूपा रेल खड़ी है। बांडी रूपा रेल, इस है से आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल मतलब लाइन से ही बैठ जाए इसलिए मैंने लिख दिया। तो ट्रिक क्या है? काका गोमती भुआ के साग में बांडी रूपा रेल खड़ी है। इस ट्रिक से आपको आंतरिक अवतंत्र की सभी नदियां याद हो जाएंगी। जैसे कि काका से आपको याद रखना है कांतली नदी, कांतली नदी। गोमती से गोमती नदी, गोमती नदी। बुआ से आपको लिखना है बुजड़ा नदी, बुजड़ा नदी। के से आपको याद रखना है काकनीय नदी। इसी का अन्य नाम क्या है? इसको कांकड़ी बोलते हैं, इसको मसूर देवी बोलते हैं। सा से आपको 2 नदियां याद रखनी है। एक तो याद रखनी है सावी नदी, प्लस एक आपको याद रखनी है सीसारमा नदी, सीसारमा नदी। घ से आपको फेमस नदी याद ही होगी घग्गर नदी। में से आपको मेंथा नदी याद रखनी है। बांडी से आपको बांडी नदी याद रखनी है। रूपा से रूपा रेल नदी याद रखनी है। और रेल से आपको रूपनगढ़ नदी याद रखनी है। ख से आपको 2 नदी याद रखनी है। एक तो याद रखनी है खारी नदी, खारी नदी, और प्लस एक याद रखनी है खंडेला नदी। एक तो खारी नदी और एक कौन सी? खंडेला नदी। तो ये आंतरिक अवतंत्र की 13 नदियां आपको याद हो जाएंगी इस ट्रिक से। ट्रिक क्या है? काका गोमती भुआ के साग में बांडी रूपा रेल खड़ी है, जिससे 13 नदी आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि कांतली नदी, गोमती नदी, बुजड़ा नदी, काकनेय नदी, साबी नदी, सीसारामा नदी, घग्गर नदी, मेंथा नदी, बांडी नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी। तो ये 13 नदी आपको याद हो जाएंगी आंतरिक अवतंत्र की। ठीक है ना? तो इस ट्रिक को आप याद कर लेना। चलिए अब नदियों के बारे में एक टेबल में बना देता हूँ, उसमें नदी का नाम, उद्गम स्थल और उसका विलुप्ति स्थल मैं आपको बतला देता हूँ। आप चाहो तो इस टेबल को मेरे साथ साथ में बनाते चलना। सबसे पहले लिखो नदी का नाम,
उसके बाद लिखो उद्गम स्थल, और एक लिखो विलुप्ति स्थल। विलुप्ति स्थल, ठीक है ना। नदी का नाम, उद्गम स्थल और विलुप्ति स्थल। एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले लिखो आप घग्गर नदी। घग्गर नदी, बात करें घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? उद्गम इसका होता है कालका पहाड़ी, कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला, और राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश से होता है। बात करें इसके विलुप्ति स्थल की, तो विलुप्ति स्थल में आपको 3 चीजें याद रखनी है इसकी। घग्गर नदी के विलुप्ति स्थल में आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें क्या? अगर मान लीजिए शिवालिक पर्वतमाला में बरसात जो है नॉर्मल होती है, सामान्य बरसात होती है, तो घग्गर नदी जो है हमारी भटनेर के पास तलवाड़ा झील है, वहां पर आकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अगर सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा हो शिवालिक पर्वतमाला में, तो घग्गर नदी जो है वो श्री गंगानगर जिले में चली जाती है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के पास जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अगर यहाँ पर और अधिक बरसात हो, बरसात इतनी ज्यादा हो कि घग्गर नदी में क्या आ जाए? बाढ़ आ जाए, तो ये जो नदी है वो कभी कभी बहावलपुर का एक शहर है फोर्ट अब्बास, वहां तक चली जाती है पाकिस्तान में। तो इसके विलुप्ति स्थल के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, ये सब डिपेंड किसके आधार पर है? बरसात के आधार पर। लिख लो, सामान्य वर्षा होने पर, मैं ऐसे लिख देता हूं, नंबर 1 लिखो, सामान्य वर्षा होने पर। वर्षा कहां पर होने पर? शिवालिक पर्वतमाला में। सामान्य वर्षा पर ये कहां पर? तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील भटनेर के पास, भटनेर के पास हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। तलवाड़ा झील भटनेर के पास हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। अगर बरसात सामान्य से अधिक हो, सामान्य से अधिक वर्षा हो, सामान्य से अधिक वर्षा हो, तो ये नदी कहां तक चली जाती है? सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्री गंगानगर तक चली जाती है। सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्री गंगानगर तक चली जाती है, श्री गंगानगर तक चली जाती है। और अगर बरसात क्या हो? भयंकर हो, भयंकर वर्षा हो, कहां पर? शिवालिक पर्वतमाला में भयंकर वर्षा हो, और अगर वर्षा भयंकर होगी तो नदी में क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आ जाएगी तो पानी कहां तक चला जाएगा? फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान तक। फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान तक। तो घग्गर नदी के विलुप्त स्थल के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। सामान्य वर्षा होने पर हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है, सामान्य से अधिक वर्षा होने पर श्री गंगानगर जिले में विलुप्त हो जाती है, और भयंकर वर्षा होने पर पाकिस्तान में जाके विलुप्त हो जाती है। अब बात करें अगली नदी के बारे में, तो घग्गर के बाद में अगली नदी याद रखना आप, वो याद रखना कांतली नदी। कांतली नदी, बात करें कांतली नदी, तो कांतली नदी का जो उद्गम है वो होता है हमारा खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम होता है। और बात करें इसके विलुप्त स्थल की, तो विलुप्त जो होती है वो होती है हमारी मुंडेल गांव झुंझुनू। किसी किसी जगह मुंडेला भी मिलता है, मुंडेल गांव झुंझुनू।
मुंडेल गांव झुंझुनू। देखिए आपने एक बिंदु पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है आपको, कि राजस्थान के दो ऐसे जिले जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, कौन से हैं? चूरू और बीकानेर। लेकिन कांतली नदी में, कांतली नदी जो है वो कभी कभी चूरू जिले की सीमा में प्रवेश कर जाती है, लेकिन कब? जब खंडेला की पहाड़ियाँ जो सीकर में हैं, यहाँ पर अगर बरसात अधिक हो तो ये कांतली नदी जो है वो मुंडेल गांव झुंझुनू की सीमा को पार कर जाती है और चूरू जिले में प्रवेश कर जाती है। लेकिन किताबों में हमें वो मिलेगा, वही मिलेगा कि बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। बात करें अगली नदी की, तो अगली नदी आप लिखो कांकड़ी नदी। कांकड़ी नदी, इसी का अन्य नाम है हमारा काकनीय नदी। और इसी का एक नाम और मिलता है मसूरदी नदी। मसूरदी नदी, ठीक है ना। उद्गम की बात करें तो उद्गम जो होता है इसका वो होता है हमारा कोटली गांव की पहाड़ियां जैसलमेर। कोटली गांव की पहाड़ियां कोटली गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से। और बात करें इसके विलुप्ति स्थल की, तो अगर वर्षा अधिक हो, सॉरी वर्षा कम हो, तो ये कहाँ पर जलती है? मीठा खाड़ी में जाके अपना जल ले जाती है। कहाँ पर? मीठा खाड़ी में। लेकिन अगर बरसात अधिक हो जाए तो ये जैसलमेर जिले में ही एक झील है, बुझ झील। बुझ झील में अपना जल ले जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर। इसकी एक विशेषता ये है कांकड़ी नदी की कि यह राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 17 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी कांकड़ी नदी। अब बात करते हैं अन्य नदियों की, तो अन्य नदी लिखो 4th नंबर की, वो लिख लो आप सावी नदी। सावी नदी। बात करें सावी नदी के उद्गम की, तो सावी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हमारा सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से सावी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और बात करें इसके विलुप्ति स्थल की, उद्गम हो गया हमारा सेवर की पहाड़ियां जयपुर। बात करें इसके विलुप्ति स्थल की, तो ये कहां पर विलुप्त होती है हमारी? पटौती, गुड़गांव, हरियाणा। पटौती गुड़गांव हरियाणा में जाके क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें हम रूपारेल नदी। रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के उद्गम की बात करें तो रूपारेल नदी का उद्गम जो होता है वो होता है हमारा उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से। अलवर से। और बात करें इसके विलुप्ति स्थल की, तो रूपारेल नदी अपना जल जो है वो सीकरी बांध भरतपुर में ले जाती है। सीकरी बांध भरतपुर में अपना जल डालती है, ठीक है ना। सीकरी बांध में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। उसके बाद हम बात करें अन्य नदियों की, तो अन्य नदियां लिख लो आप मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां हैं जो चारों नदियां अपना जल किस में ले जाती हैं? सांबर झील में ले जाती हैं। मेंथा नदी, मेंथा नदी के उद्गम की बात करें तो उद्गम जिसका होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर। अगली नदी लिखो रूपनगढ़।
रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम है वो होता है हमारा नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से। नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट, नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर से इसका उद्गम होता है। और ये भी अपना जल कहाँ ले जाती है, सांबर झील में ले जाती है। बात करें अगली नदी की, तो अगली नदी लिखो खारी नदी। खारी नदी, खारी नदी का जो उद्गम है वो होता है हमारा अजमेर जिले की पहाड़ियों से। अजमेर जिले की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये भी अपना जल कहाँ ले जाती है, सांबर झील में ले जाती है। उसके बाद में एक नदी लिखो खंडेला नदी। खंडेला नदी, खंडेला नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। और ये भी अपना जल कहाँ ले जाती है, हमारी सांबर झील में। तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला ये अपना जल कहाँ ले जाती हैं, सांबर झील में ले जाती हैं। कहाँ पर, सांबर झील में। ठीक है ना। तो कुल कितनी हो गई हमारी, 9 हो गई। उसके बाद में हमारी कौन कौन सी बस्ती है, एक तो बस्ती है गोमती नदी। गोमती के बाद में बांडी, सीसारमा और बुजड़ा। बांडी, सीसारमा और बुजड़ा, तो मैं उनको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद में उधर लिख दूंगा। अगली लिखो गोमती नदी। गोमती नदी। और चलो मैं पहले नाम लिख देता हूँ, गोमती। गोमती के बाद में बांडी नदी। बांडी के बाद में लिख लो सीसारमा। और एक बुजड़ा। बुजड़ा नदी। देखिए हमारी बांडी नदी भी आपको पता होगा कितनी है, बांडी नदी हमारी 2 हैं। एक तो किसकी सहायक है, हमारी हेमावास नदी है बांडी, जो किसकी सहायक है, लूनी की सहायक है। और एक बांडी नदी ये है हमारी जो आंतरिक गवा तंत्र की नदियां हैं। और हमारी खारी नदी भी 3 है, अभी हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बात करें गोमती नदी की उद्गम थी। गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो होता है राम दरबार बांध राजसमंद से। राम दरबार बांध राजसमंद से। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राम दरबार बांध राजसमंद से। और ये कहाँ पर अपना जल ले जाती है, ये अपना जल ले जाती है राजसमंद झील में। अपना जल कहाँ ले जाती है, राजसमंद झील में अपना जल ले जाती है। ठीक। बात करें बांडी नदी, तो बांडी नदी जो है इसका उद्गम जो होता है वो होता है हमारा नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर से। नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर से। और ये अपना जल कहाँ ले जाती है, पहले तो ये अपना जल फौज सागर झील में ले जाती है, फौज सागर झील में। और फौज सागर से होते हुए बाद में ये अपना जल अजमेर जिले की झील है आना सागर, उसमें ले जाती है। पहले अपना जल फौज सागर झील में ले जाती है, उसके बाद में अपना जल कहाँ ले जाती है, आना सागर झील में ले जाती है। बात करें सीसारमा और बुजड़ा नदियों की, तो सीसारमा और बुजड़ा दोनों ही नदी का उद्गम जो होता है उदयपुर जिले की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर जिले की पहाड़ियों से, पहाड़ियों से। और ये अपना जल कहाँ ले जाती हैं, उदयपुर जिले की एक झील है पिछोला झील, उसमें जाके अपना ये जल ले जाती है, पिछोला झील उदयपुर। तो ये थी हमारी आंतरिक हवा तंत्र की कुछ नदियां।
उनके उद्गम स्थल और उनके विलुप्ति स्थल, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आई थी, मैंने चर्चा की थी अभी खारी नदी के बारे में। तो देखिए खारी नदी जो है, खारी नदी हमारी 3 नदियां हैं। एक तो आंतरिक हवा तंत्र की नदी है खारी नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर जिले की पहाड़ियों से होता है और अपना जल कहाँ ले जाती है, सांवर झील में ले जाती है। एक खारी नदी जो है वो लूनी की एक सहायक है जवाई नदी, जवाई की फिर एक सहायक नदी है हमारी खारी नदी। उसका जो उद्गम होता है वो होता है हमारे शेरगाम की पहाड़ियां सिरोही से, शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से। और एक खारी नदी जो है वो बनास की सहायक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, बिजराल गांव राजसमंद से होता है। तो खारी नदी हमारी कितनी है, 3 है, जिनका उद्गम अलग अलग है। उसके बाद में मैं बात कर रहा था नागपहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। नागपहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से देखिए, एक तो हमारे रूपनगढ़ नदी का उद्गम हो रहा है नागपहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से, एक हमारी बांडी नदी का उद्गम हो रहा है नागपहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से, और एक हम लूनी नदी, 2 वितरकाओं के रूप में हालांकि लूनी नदी का उद्गम होता है, एक है हमारी सरस्वती और एक है सागरमती, जो दोनों ही वितरकाएं गोविंदगढ़ के पास आकर के मिल जाती हैं, फिर उसका नाम क्या पड़ जाता है, लूनी। तो इसकी एक वितरका है सागरमती, सागरमती का जो उद्गम है वो भी हमारा कहाँ से होता है, नागपहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर से होता है। इसके बाद में नदियों में ही 2 नदियां और आएंगी, एक आएगी पार्वती फर्स्ट और एक आएगी पार्वती सेकंड। पार्वती फर्स्ट जो है वो तो हमारी करौली से निकलेगी, नादौती की पहाड़ियों से, और एक पार्वती सेकंड जो कहाँ से निकलेगी, मध्य प्रदेश से निकलेगी, जो चंबल की सहायक बनेगी। उसके बाद में एक बिंदु और आता है नदियों के बारे में, एक है हमारी गंभीर नदी और एक है गंभीरी नदी। तो गंभीर जो नदी है वो तो हमारी करौली से निकलेगी, और गंभीरी नदी है वो किसकी सहायक बनेगी, चंबल की सहायक बनेगी, जो कहाँ से निकलेगी, चित्तौड़गढ़ से निकलेगी। तो ये कुछ नदियों में कन्फ्यूजन वाली बात है जो मैंने आपको बतला दी, हालांकि हम जब नदियाँ एक एक से पढ़ेंगे तो उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो ये नदियों की कुछ आंतरिक और प्रकार की नदियों के बारे में बात हो गई। उसके बाद में हम एक एक नदी को, हालांकि इसमें 4 नदियों के बारे में हम ही अध्ययन करेंगे, बाकी जो नदियाँ उनकी कुछ कोई भी विशेषता है नहीं, उनकी केवल आपको उद्गम स्थल और विलुप्ति स्थल याद रखने हैं। तो 4 नदियाँ हम पढ़ेंगे, उनमें एक नदी हम पढ़ेंगे घग्गर नदी, जिसकी कुछ अच्छी खासी विशेषताएं, एक पढ़ेंगे कांतली नदी, एक पढ़ेंगे साबी नदी, और एक पढ़ेंगे हम काकनी नदी या कांकनी नदी, है ना। तो इन 4 नदियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो अध्ययन वाली बात है वो हम अगले पीरियड में ही स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।